आगे आ जाइए, आगे 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 आइए, यहाँ आइए, यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए, वहीं बैठिए, वहीं बैठिए, पीछे बैठ जाइए। एक बार एक राजा ने अपने दरबार में एक मीटिंग बुलाई। आप लोग तो जानते हैं ये हमारी बरसों की हम, और एक छोटी मोटी कोई कहानी नहीं, कहानी और कथा में क्या अंतर होता है? कहानी काल्पनिक होता है, बहुत सुंदर, वो गढ़ा भी जा सकता है। और कथा जो होता है वो आपको रियल व्यवस्थाओं पर आधारित जो प्रेरणादायक चीज़ें होती है, जो हमें सूचना देता है, इंस्पायर करता है, जो हमें एक डायरेक्टिव्स का काम करता है। डायरेक्टिव इट मीन्स निर्देशन का। डायरेक्टिव्स का मतलब होता है निर्देशन। जैसे कि आप देखेंगे कि हमारे संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, चैप्टर नंबर कितना है? 4, जो संविधान के बड़ी चीज़ें हैं वो इसलिए बनाई गई कि हो सकता है कि मानवीय समाज में व्यक्ति आएगा जाएगा, पहले तो शासन का कोई डायरेक्टिव दिशा निर्देश नहीं होता था, व्यक्ति अपने मन से शासन करता था। राजा अपने मन से शासन किया, जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन रहा उसका जो मन हुआ वो किया, तो इसीलिए वो अपने हिसाब से शासन को संचालित करता था, प्रभावित करता था। लेकिन धीरे धीरे उसमें ये हुई कि उसको कैसे लोक कल्याणकारी बनाया जाए, तो कहा एक उसका मेमोरेंडम होगा, एसओपी होगा। जब आप कोई पदाधिकारी बनेंगे तो आप अपने मन से काम नहीं कर सकते हैं, आप उस तरीके से काम कर सकते हैं जो विहित है। विहित का मतलब होता है जो इनडायरेक्ट है, जो लिखा गया है, उसको कहते हैं एसओपी। प्रत्येक विभाग का होता है, प्रत्येक शासन प्रणाली की होती है। मतलब एक सिपाही से लेकर के आप यह कह सकते हैं कि पुलिस के सर्वोच्च कमान तक का एक एसओपी होता है। हर बटालियन की अपनी एक एसओपी होती है, जिसके हिसाब से वो क्या करता है, काम करता है। उसका एक बना हुआ फॉर्मेट है, काम करेगा। हाँ, उसमें थोड़ा बहुत परिस्थिति और परिवेश के हिसाब से थोड़ा बहुत बदलाव हो जाता है। जैसे आप लोग साइंस में पढ़ते हैं कि सभी सैनिकें कदम से कदम ताल मिलाकर चलते हैं, नहीं, सबका पैर एक बार उठता है, सबका पैर एक बार गिरता है। ये क्या है? तो बेस्ट कोऑर्डिनेशन। सेना में अगर यह ना हो तो सेना बेहतर काम नहीं कर सकता है, इसलिए वो एक ही हाथ उठाएगा तो सब एक ही हाथ उठाएगा, उसका कोड सिस्टम है। सिविल लाइन में परेड होती है, उसमें कोई बाहरी आदमी तो घुस नहीं गया। कई बार होता है कि मान लीजिए कि रंग रूट बैच नंबर दे करके अब नीरज का भाई कहीं दिल्ली में है और नीरज परेड में शामिल हो गया किसी का सेटिंग करके, तो उसमें परेड ऐसे कराया जाता है जिससे कि ऐसे जो लोग हैं वो पकड़ में आ जाए। मान लीजिए कि उसको पहले से पता होता है कि अगर कहा गया राइट तो वो घूमता है लेफ्ट, लेकिन सामान्य जो नया लोग रहेगा, जो उसको पता नहीं है कि अच्छा इस समय में लेफ्ट का मतलब होता है राइट और राइट का मतलब होता है लेफ्ट, अगर पता नहीं है तो वो जो राइट कहेगा तो राइट घूमेगा और बाकी सब घूम जाएगा तो पकड़ में आएगा। अच्छा ये भाई आप कौन है, इधर आइए। ऐसे ऐसे ट्रिक होते हैं। तो उस राजा ने अपने यहाँ एक दरबार बुलाए इसके लिए कि बुद्धि किसके पास सबसे ज्यादा है, बुद्धि किसके पास ज्यादा है। बुद्धि में और विद्या में अंतर है। विद्या अलग चीज है, विद्या किताब से आती है, और बुद्धि किससे आती है? तो कोई जरूरी नहीं है कि बुद्धि किताब से। अगर बुद्धि किताब से आती तो अकबर को बुद्धि नहीं होता। आपके गांव घर में समाज में ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो किताब तो नहीं पढ़े हैं लेकिन बुद्धि बहुत है। क्या होते हैं कि नहीं होते हैं? तो यहाँ सवाल होता है कि भारत का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है उसको बुद्धिमान बनाया गया है या विद्वान बनाया गया है? तो जब उसके नेचर पर आप गौर करेंगे तो उसको बुद्धिमान बनाया गया है। यह माना गया है कि समाज का जो सबसे बुद्धि और स्मार्ट
लोग हैं उसको हम एडमिनिस्ट्रेटर कहें, विद्वान नहीं कहें। विद्वान तो पीजी करता है, पीएचडी करता है, डिलीट करता है, वगैरह वगैरह करता है, तब चलता है। तो कहा कि बुद्धि का सामान्य नियम क्या है? तो बुद्धि का सामान्य नियम ये है कि जिसमें कोऑर्डिनेशन हो, कोरिलेशन हो, परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को सहज रखने का जिसके पास तरीका हो, वो बुद्धिमान है, वो इंटेलेक्चुअल है। तो राजा ने जब परीक्षा आयोजन की तो सब लोगों ने अपनी परीक्षा दी। परीक्षा का प्रश्न था, प्रश्न क्या था कि राजा ने कहा कि आज मैं आप सभी लोगों को एक मेमने का बच्चा देता हूं और 6 महीने के बाद यह मेमने का बच्चा पुनः हमें आप लौटा दीजिएगा। शर्त एक कि इसका वजन नहीं बढ़े। मतलब आज जो दिया गया उसको 6 महीना के बाद आपको क्या करना है? लौटाना है, लेकिन शर्त क्या है? वजन नहीं बढ़ा। तो प्रश्न का ट्विस्ट यहां आ गया कि आदमी खाना खाएगा, स्वस्थ रहेगा, तो भाई वजन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बायोमास बढ़ेगी ही बढ़ेगी। बायोमास का मतलब क्या होता है? अगर पीटी में ये सवाल आ जाए तो किसी भी चीज का बायोमास कैसे निकालते हैं? तुमको पता होगा, तुम्हारा बोटनी है ना? है? तो बायोमास स्वस्थ का पहचान किससे होता है? बायोमास से, बायोमास से। इसलिए आप देखिएगा कि डॉक्टर आपको वेट करेगा हाइट के अकॉर्डिंग। वो है प्रति इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित ऊर्जा की मात्रा, जो हमारे अंदर में कोलेजन के रूप में, मसल्स के रूप में, चीज़ों के रूप में जो जमा होता है वो होता है। ग्रीन प्लांट में भी होता है फोटोसिंथेसिस के रूप में। हाँ, कि वो कितना कंज्यूम करता है, कितना बनाता है, कितना उसके पास बच जाता है। जो बच गया वो बायोमास हो गया। अगर मान लीजिए कि ज़्यादा बचता चला जाएगा तो बायोमास बढ़ता जाएगा, तो वेट बढ़ता जाएगा। अब वजन है 5 फीट का, वेट हो गया 500 किलो, तो सोचिए व्यक्ति कैसा हो गया। क्या सही है? वो नहीं है, क्योंकि बायोमास उसका क्या हो गया। तो क्यों बढ़ गया इतना? तो इसीलिए कि जितना वो उत्पादन करता है उससे कम वो खर्च करता है। कहने का मतलब खाता है वो अधिक और निकालता है कम। दिन भर में मान लीजिए वो 500 कैलोरी खाया और बर्न किया, 100 कैलोरी भी नहीं, तो शरीर में उसके अंदर में जो रेस्ट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कैलोरी जो जमा हो रहा है वो 500 के आसपास, 600 के आसपास प्रतिदिन जमा हो रहा है। तो धीरे धीरे यहाँ 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 सब जगह क्या हो जाता है? बढ़ता नहीं है, सुंदर लगता है। उसको लोग कहता है कि खाते पीते घर का है। लेकिन आजकल लोग ऐसी बात नहीं कह रहे हैं। आजकल अगर इस तरह के लोगों को लोग देखता है तो लोग कहता है ये चलता फिरता क्या है। अब जो कहे, हम नहीं कहेंगे। चलिए आगे। तो व्यक्ति ने एक शर्त रख दिया राजा की, ट्विस्ट ये हो गई कि मेमना को आपको पालना है, खिलाना है, लेकिन उसका वजन क्या नहीं होना है? नहीं बढ़ना है। सारा दलबारी मेमने को ले गया, लेकिन सब लोग परेशान हो गया, क्या करें, ये प्रश्न तो बड़ा भारी है। ऐसा कैसे होगा कि खाना खिलाएंगे, खाना नहीं खिलाएंगे तो मर जाएगा, खाना खिलाएंगे तो ये इसका मांस नहीं बढ़े, वेट नहीं बढ़े, ये कैसे होगा? सब चिंतित होने लगा। लेकिन राजा का था, लेने लगा। 6 महीना लोग रखा, औने पौने जैसे जी। ठीक है। अब 6 महीने बीत गए, प्रतियोगिता का रिजल्ट सुनने की बारी आ गई। रिजल्ट के बारी में इंतजार अपने मेमने को लेकर के सारे दरबारी खड़े थे। सबके दरबारी के दरबार के मेमने तौले गए, सबके बढ़े हुए थे निश्चित तौर पर, सबने खिलाया था। राजा ने कहा ऐसा कैसे हो गया? मैंने तो कहा था कि इसका वजन नहीं बढ़ना चाहिए, फिर कैसे बढ़ गया ये? कहा कि ये तो गड़बड़ बात है। उस पर दरबारी ने कहा चूंकि सबके पास समस्या थी तो सारा समस्या एक हो गया, तो इसलिए दरबार ने राजा पर हावी हो गया। कहा कि ये बात कतई कहीं संभव है कि अगर खाना खाए लोग स्वस्थ रहे, तो क्या उसमें जो है सो
वेट नहीं बढ़ेंगे, ऐसा तो होगा नहीं, ये प्रश्न ही गलत है। जैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं ना कि ये प्रश्न क्या है, गलत है। एग्जाम में प्रश्न जब आता है या आपके कॉपी में जब प्रश्न आता है तो आप क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, गलत है। मैं हमेशा कहता हूं कि गलत कुछ भी नहीं है, देखने का तरीका गलत है तो चीजें गलत है। मैं ये बात हमेशा कहता हूँ, मेरी बात सुनते होंगे ये चीज कि गलत कुछ भी नहीं है, गलत देखने का तरीका है तो गलत है। तो कहा ठीक है, अच्छी बातें हैं। लेकिन राजा पर तो हावी हो गया सब लोग। जैसे कि इसी चीज से जोड़ते हुए अपने यहाँ के एक बच्चे के बारे में बताते हैं। आप लोगों को याद होगा कि पीटी का जब टेस्ट चल रहा था तो एक बच्चा ने बड़ा एग्रेसिव हो गया है। आप लोगों को पता है, जो मतलब संतोष सर थे और लोग थे इधर से आए तो एकदम वो आ गया कि हम इतना दिन से एग्जाम दे रहे हैं। अब जिसके मन में ये भाव आ जाता है, समझिए कि वो अपने अहंकार से बाहर नहीं आता है। तो सर लोगों को एकदम पकड़ लिया, वो लगा कि एकदम अगर मैं जब तक इन नहीं करता तो शायद हो सकता है कि वो उनको झपट भी लेता। ठीक, तो वो उनको कहा कि प्रश्न ऐसे ही आते हैं, हम ऐसे दिए हैं, ऐसा कहीं प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, इसी बेंच की बात है। तब तक ऐसा हुआ कि इधर से हम घुस गए, इधर से घुसे, देखे हम तो कहें क्या बात है जी, ये फिर तो फिर शांत हो गया, है कि नहीं है। शेर के सामने सवा शेर खड़ा हो जाए तो क्या हो जाता है, तो उसका वही हाल हुआ। और उसको हम ये बात हमेशा कहते थे, इंटरव्यू देने, इसका कारण हुआ, उसी का परिणाम हुआ कि 71वीं पीटी नहीं आया। वैसे 70वीं का इंटरव्यू दे रहा है। इंटरव्यू में भी जब आता था तो उसको जब कोई बोर्ड मेंबर या बात विचार उसको समझाते थे कि आप में ये चीज़ है, ये करेक्टर है, तो हम ही को आकर के कहता था कि सर ऐसा सवाल आता है, ठीक है। उनको पूछ दिए एक बोर्ड का मेंबर, अच्छा प्रस्तावना सुनाओ, तो कहा हम भारत के लोग, प्रस्तावना गड़बड़ा गया। आपको 2 ही लाइन याद किया था, हम भारत के लोग, भारत को प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। ठीक, कहा कि सर दूसरे जगह जो है सो अगर प्रस्तावना पूछते हुए तो जैसे ही कहते हैं हम भारत के लोग, भारत को, तो वो कहते ठीक है समझ गए। यहाँ तो मान लीजिए चुप ही नहीं हो रहे थे। अब लीजिए भाई, अब ये कोई जवाब हुआ, आप ही लोग बताओ, आगे ये कोई जवाब हुआ है, नहीं हुआ। ठीक, तो उसके मन में ये था। और हमारा एक कमी क्या है कि जब हम समझ जाते हैं कि जैसे बाबू ही है, हम समझ जाएंगे कि ये हमारी बात को अंदर नहीं जाने देता है, तो हम बहुत फोर्स नहीं करते, हम कहते हैं हाँ तुम ठीक कर रहे हो, ठीक कर, ठीक। सर रानी घाट यहाँ है, तो हम कहेंगे हाँ ठीक है बेटा, ठीक जाए है। अरे रानी घाट जाएगा, आपने ही कीड़ेगा तब समझ में आएगा कि रानी घाट इधर था, इधर नहीं है। इसको अभी हम कितना भी समझाएंगे ये नहीं समझेगा, क्योंकि दिमाग में इसको भर दिया है। दुर्गेश सर क्या है ये तो तू तब समझेगा जब तू यहाँ से दूर जाएगा तब। वैसे तो लोगों को लगता है कि यही चीज ठीक। उसको बाबू जब इंटरव्यू हुआ है परसों तरसों, तो बोर्ड में गया तो पूछा ग्रेजुएशन कब किए, तो फलां, तो ठीक, तो कहा कि अभी तक क्या कर रहे थे, तो एकदम थोड़ा सा ये कहा कि हम 4 बार से लगातार इंटरव्यू दे रहे। एरोगेंस चेहरा पर आ गया, जवाब देने का तो में थोड़ा सा आ गया कि भाई बोर्ड जो है सो इसको फैक्ट टैक पूछना छोड़ दिया, पूरा दुनिया का ओपिनियन बेस्ड जो सवाल था पूछ करके एकदम लताड़ने लगा। लताड़ने का मतलब समझते हैं, बात समझ गए, क्या दिख गया वो आपके चेहरे पर अहंकार दिख चुकी, आपको देखता है। हमारा आंख जो है ना कैसा है, आगे के पीछे, हम सब अपना चेहरा देख सकते हैं, अपना चेहरा देख सकते हैं, बताओ कोई। हम सब एक दूसरे का चेहरा देखते हैं, मतलब एक दूसरे की कमी देखते हैं, लेकिन अपना नहीं देखते हैं। और अपना चेहरा दिखाता जो है वो होता बहुत कोमल है, लेकिन बोलता बड़ा सत्य है, वो ऐनक है। व्यक्ति का चेहरा जो दिखाता है
वो बहुत कोमल है, लेकिन बोलता सत्य। तो वो आपको बेटा क्या हुआ, बोल। बात समझ गए? आया तो उसे फिर मिला। यही बात है कि वो कहीं भी ये करेगा तो आएगा, बताएगा, हाँ सर हमको तो ऐसा ऐसा कर दिया। हम कह लिए देखो, जिस तरह से अगर तुम जूझा है, अगर उसमें तुम अगर बॉडी लैंग्वेज नॉर्मल होगा, जवाब ठीक दिया होगा, तो तुमको 90-95 नंबर देगा। बात समझ गया? क्योंकि वो भी एक इंटरव्यू का पार्ट होता है कि एकदम चढ़ करके इंटरव्यू ले, ठीक है। लेकिन उसमें अगर आपका भीड़ नेगेटिव आया होगा तो नंबर भी कम आएगा। उसको कहा कि अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे? कहा जब तक चांस है तब तक दें। बात समझ गए? हमारा काम यही है, हम यही करेंगे, नहीं करेंगे नहीं करेंगे। इक्वेशन में आ गया ये भी। बात समझ गए? हम कहते कोई बात नहीं, अगर ऐसा अगर इसका पॉजिटिव भी है निगेटिव भी है, निगेटिव ले लिया तो सबसे कम नंबर, पॉजिटिव चला गया कि नहीं हाँ लड़का जुनूनी है भाई, 4 बार इंटरव्यू दिया है और इसके जुनून एक ही है कि हमको यही करना है, इसका अगर पॉजिटिव सेंस में दिख गया तो भाई आपको 90 नंबर मिले। इसलिए आप टेंशन नहीं करो, इत्मीनान से घर जाओ, खाओ पियो मस्ती करो और रिजल्ट का इंतज़ार करो, और नहीं तो 72वीं का पीटी का तैयारी करो फिर, क्योंकि 71वीं तो मेंस है ही नहीं, तो अब 72वीं का है। बात समझ गए? तो यहाँ क्या हो देखे आप कि कभी भी हमें अपनी शालीनता को नहीं खोना चाहिए। अब सवाल है कि यही सवाल अगर हमें जवाब देना होगा तो कैसे देंगे? जवाब सही था लेकिन देने का तरीका गलत था, तो आपके सामने का रिएक्शन बदल जाएगा। तो ऐसा ही उस दरबार में हुआ, कहा क्वेश्चन गलत है। हुजूर आपने ऐसा सवाल दिया कि जो सवाल ही गलत है। ऐसा होगा कि कोई खाएगा और बायोमास नहीं बढ़ेगा, आदमी का वजन नहीं बढ़ेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक, तब तक जो है सो एक दरबारी अपना मेमना लेकर के पहुंचा, ठीक है ना। उसको पूछे राजा कि अरे भाई तुम इतना लेट क्यों आया? कहा हुजूर ये मेमना आने के लिए तैयार ही नहीं था। कहा क्यों? ये मेमना कहा कि हम क्या जाएंगे, वहां सभी लोग मोटे तागड़े होंगे, हम तो जैसे थे वैसे ही होंगे। अब सारा दरबार उसके तरफ देखने लगा, ये तो दरबार का मजाक उड़ा दिया वो व्यक्ति बातों बातों में। वजन तौला गया तो सही में उसका 10 किलो का 10 किलो। अब राजा का कॉन्फिडेंस जो 10 मिनट पहले तोड़ दिया गया था कि आपका प्रश्न ही गलत है, और उसमें सब अगर बोलने लगे तो कई बार क्या हो जाता है, आपको खुद लगेगा कि कहीं हम गलत तो नहीं है। आपको बताए थे ना हम, आज समाज में चलता है वो सब चीजें, ठीक है ना। आप सही हैं लेकिन आपको लोग गलत बना देगा, कैसे? उसकी भी एक बात बताते हैं कैसे होता है, वो भी चलता है भारत में और पूरे सिस्टम में, वो भी एक सिस्टम चलता है। राजा ने कहा ये कैसे हुआ? कहा हुआ हो गया। कहा नहीं नहीं बताओ कैसे हुआ। तो फिर राजा को लेकर के उस दरबारी ने अपने घर गया, और घर पर जब ले गया तो राजा को सारा बुद्धि का कमाल दिखने लगा। उस व्यक्ति ने क्या किया था कि अपने मेमने के बगल में एक शेर का पिंजरा बना डाला था, ठीक है। दिन भर मेमना खाता था पीता था, और 1 घंटा उस मेमने को ले जा करके शेर के पिंजरे के पास बांध देता था। शेर खाने के लिए उस पर क्या करता था, मेमना को देखेगा शेर क्या करेगा बेटा नैन्सी, एकदम झपटा मारेगा, आगे कहेगा नहीं आओ आओ हम तुमसे प्यार करेंगे। तो बस बेचारा उस मेमना का खाया पिया सब पानी, बायोमास जीरो।
बात समझ गए? ये प्रतिदिन का काम हो गया और यही कारण था कि वो जीता तो था लेकिन वजन नहीं बढ़ रहा था। तो तैयारी के दौरान प्रत्येक दिन पढ़िए लेकिन विश्वास कम करके पढ़िए, तैयारी अच्छा नहीं हो। विश्वास तैयारी का वो शेर है जिसकी कमी होने पर आप कितना भी खाएंगे, आपका नॉलेज और बुद्धि क्या होगा? नहीं बढ़ेगा। इसीलिए उस विश्वास की कमी में कई बार क्या होते हैं, लोग विकल्प बदलते रहते हैं। और याद रखिए, संकल्प अगर मजबूत नहीं है तो हमेशा विकल्प की ओर बढ़ेंगे और जिसका विकल्प रहेगा उसका संकल्प मजबूत नहीं होगा। आज वो लड़का कह करके आया मैं यही करूँगा, तो निश्चित तौर पर मैं इस बात का उसको ये कहता हूँ कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो इंजीनियर है। हो सकता है कुछ स्वभावगत है लेकिन वो हमें करता है, लेकिन कई कई कुछ कुछ गुण हो जाते हैं। वो इतना अपने आप को चेंज किया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इतना गंदा हैंड राइटिंग मैंने दुनिया में किसी का नहीं देखा था और उतना ही सुंदर हैंड राइटिंग वो अपना को बनाया, ये हमने उसमें देखा है। उसका छोटा भाई टीचर है, साथ साथ पढ़ता था। जहाँ आप सोनी बैठे हैं उसी बेंच पर वो क्लास करता था, उसका भाई एकदम सीधे पीछा में रहता था, दोनों एक ही बैच का था। वो भी जो है सो मेंस लिखा है, उसका 71वीं हुआ है, 70वीं में उसका मेंस नहीं। वो आपको ज्योग्राफी का टीचर है, हाई स्कूल मसौढ़ी में है। वो ये लड़का कह रहा है कि नहीं हम यही करेंगे, ये बड़ा है, इसलिए ना ये बीएड किया, ना ये किया, ना वो किया, और ये लगातार इंटरव्यू देता है। पहला ऐसा दफ़ा है जो 71वीं का पीटी नहीं आया है। तो उस दिन हमको कहा कि 71वीं का सर हम कल ये गलती हुआ। जीवन में सब कुछ लेना, गुरु का जो है ना तिरस्कार नहीं करना। तुमने उस दिन जो व्यवहार किया था, हम नहीं कहेंगे कि उसी व्यवहार के कारण हुआ, लेकिन वो कहीं न कहीं तुम्हारा एरोगेंस था जो गलत था। हम गुरु हैं, तुम हमको मानता है, पैटर्नल गुरु हैं। पैटर्नल गुरु का मतलब समझते हैं? जो आपको क्या करता है? पहला कलम पकड़ाता है। प्रस्तावना का पी भी आप श्रेयास से सीखे हैं। और आप अगर मुझसे बहस करने लगेंगे तो ये बुरी बात होगी। हम नहीं करेंगे, आप समझ जाएं, हम तो समझ जाएंगे। जैसे ही आप करेंगे आपका चेहरा से हम पकड़ लेंगे कि ये अभी इसकी बात करने लायक नहीं है, ठीक है। लेकिन ये अनुभव सबको नहीं रहता है। उस दिन आपने गलत किया, खैर कोई बात नहीं, 70वीं में होगा, इसी में तुम्हारा हो जाएगा और हो ही जाएगा, ये हम कह रहे हैं, हो ही जाएगा। 0.1%, 1% हमारा विश्वास कभी कभी खंडित होता है, नहीं तो विश्वास हमारा जनरली खंडित नहीं होता है कि नहीं? तो ये चीज़ें हैं। तो आपने यहाँ क्या देखा? विकल्प क्या करना है? मजबूत। या संकल्प को करना है मजबूत? किसको करना है? संकल्प को मजबूत। अभी आप देखिए 71वीं का जो मेंस होगा ना, मैक्सिमम लोगों का बुरा, जितना भी पहली बार पीटी जिन लोगों का आया है 71वीं में, उन सभी का मेंस बुरा हो जाएगा। कहेगा क्यों? ये सारे लोगों का मेंस एडीओ बुड़बक बना रहा है। न तो उसको मेंस पढ़ने दे रहा है, उसके दिमाग में मोह लगा हुआ है कि मैं एक ही स्लॉट में एग्जाम दूंगा और एकदम ऑफिसर बन जाऊंगा। और यूट्यूब पर उसको लोग बोलते हैं एकदम अपना व्यू बढ़ाने के लिए, एक बार में इससे बड़ा मौका आपको नहीं मिलेगा। अरे अभागा, जो मेंस दे रहा है वो मौका बेहतर है या वो मौका बेहतर है? जो लड़का इंटरव्यू दिया है उसका मेंस नहीं हुआ है, वो अगर 71वीं में अच्छा से मेंस देगा तो वो एडीओ से पहले बनेगा। हम लोग एक हिसाब किए थे ना कि एक सीट पर कितना बच्चा है? 388 नहीं, 10% पर ही था। और 12 लाख पर जब गणना किए थे तब कितना था? तो एक सीट पर 3600 3800 बच्चा था। हाँ, कितना था? 1300। तो 1300 के आसपास।
अब आप बताइए, आपको यहाँ मेंस लिखने का मौका मिल रहा है, आप 5000 में आ गए हैं। यहाँ आपको फाइट है 12,000 से, वहाँ फाइट है 12 लाख से। वहाँ परसेंटाइल होगा, 0 पॉइंट नंबर से भी आप वहाँ रिजल्ट में छूटेंगे कि नहीं छूटेंगे? परसेंटाइल निकलेगा तो छूटेगा कि नहीं छूटेगा, बताओ? तो वो निश्चित की तैयारी नहीं करके वो भीड़ देख रहा है कि 935 में एक ही बार में हो रहा है, एक ही बार में मेरा हो जाएगा। और ये चीज़ें हैं, जो चीज़ें देखने में जितना आसान लगता है, कठिनाई उतनी अधिक होती है। जिसका रास्ता पहले कठिन होता है उसका परिणाम बहुत सफल होता है। अधिकारी बन जाएंगे, जीवन भर में कोई एग्ज़ाम देने की ललाल नहीं रहेगा। बाकी कोई भी नौकरी करेंगे हिंदुस्तान में, मन में मलाल जरूर रहेगा, लाइन में खड़ा रहना ही पड़ेगा। बात समझ गए? अगर ऐसा नहीं होता तो इतनी लोग शिद्दत के साथ इस सेवा की तैयारी नहीं करते। फिर सवाल होता है कि सर इसका रिजल्ट इतना कम क्यों होता है? तो रिजल्ट एक ही चीज़ें हैं कि शिद्दत के साथ पढ़ते भी लोग कम हैं। मैं तो ऐसे सभी लोगों को देख रहा हूँ, जो लोग लगे हुए हैं और पढ़े हैं, वो सब लोग इंटरव्यू दे रहे हैं। हम कहाँ देख रहे हैं? हम तो सब सामने देख रहे हैं कि जो लोग लगा हुआ है, जो कोई और एग्ज़ाम नहीं दिया है, वो सब रिजल्ट दे रहा है। और वही जो लोग भटका है, वो अभी तक भटका है और भटक ही रहा है। इसीलिए सफलता के लिए पहला मूल मंत्र क्या है? एक लक्ष्य, एक उद्देश्य, एक कार्य, एक प्रणाली, एक डिग्निटी और एक कैरेक्टर को डेवलप करना। अब चलते हैं यहाँ पर। मेमने का वजन न बढ़े इसके लिए उसने क्या लगाया? बुद्धि लगाया। मेमने का वजन ना बढ़े उसके लिए उसने क्या लगाया? बुद्धि लगाया। इसलिए याद रखिए, सफलता बुद्धि का खेला है। ठीक है? और बुद्धि कैसे आएगी? तो बुद्धि आती है ब्रेन स्टॉर्म से। ब्रेन स्टॉर्म का मतलब होता है कि किसी भी घटना को लेकर के उसके विभिन्न पहलुओं पर विचार करना और उसके अनुरूप कार्य करना। ठीक है, चलें आगे हम लोग। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। चलें, अब यहाँ पर मेंस में 2-3 चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि हमारे पास जो पढ़ने के लिए है मेंस में, बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है? हैं? अगर 8 घंटा के स्पीड से लोग दौड़े तो 8 घंटा के स्पीड से, यहाँ कहने का मतलब मेरा ये है कि प्रतिदिन अगर वो 8 घंटा पढ़े, कितना पढ़े? 8 घंटा पढ़े, तो वो 1 से 2 साल में दुनिया का सबसे ताकतवर और बेस्ट तैयार हो जाएगी उसकी सारी चीज़ें, क्योंकि इसका इतना छोटा सिलेबस है। लेकिन उसमें भी और उसको कम किया जा सकता है। व्यक्ति पढ़ने के बाद अगर उसको सबसे अलग लिखने का तरीका बना ले तो वो और अच्छा से कर सकता है। तो इसलिए सबसे पहले आप चलिए कि हमारे पास कुल कितने सब्जेक्ट हैं तैयार करने के लिए? हिस्ट्री है, इंडियन पॉलिटी है, इंडियन इकोनॉमी प्लस इंडियन ज्योग्राफी, साइंस टेक्नोलॉजी और साइंस टेक्नोलॉजी, इसके बाद क्या है? और स्टैटिक्स। अब आइए हमें यहाँ ऐसे निकालिए, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास जो 600 नंबर है, ये 600 नंबर है, इसका एग्जाम हमें 2 पेपर में देना है। कितने पेपर में? 2 पेपर में। हमारा जो जीएस पेपर फर्स्ट है और जीएस पेपर सेकंड,
तो जीएस पेपर फर्स्ट में सबसे बड़ा जो पेपर है वो लगभग 128 नंबर के साथ कौन है? हिस्ट्री है। कितना नंबर से? 128 नंबर से। इसी तरह से सेकंड पेपर में जब हम लोग आएंगे तो यहां पर 128 नंबर के साथ जो हमारा इंडियन पॉलिटी है वो सबसे बड़ा है। इंडियन पॉलिटी जो है वो क्या करना है? सबसे बड़ा है। अब यहां पर आ जाइए, अगर इसमें अगर जोड़ दिया जाए और 40 नंबर, 40 से 50 नंबर कंट्रीब्यूशन पीटी का, पीटी में कितना क्वेश्चन रहते हैं हिस्ट्री से? अच्छा, पीटी और मेंस अलग अलग है या विषय के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक ही चीज का एक अलग अलग पार्ट है? अच्छा, मेंस में पीटी निहित है या पीटी में मेंस निहित है? किसमें? मेंस में पीटी मौजूद है ना? जैसे पानी में बूंद है या बूंद में पानी है? अच्छा, पानी में बूंद है। अच्छा चलिए, वो सब बाद में बात। ठीक। अब जैसे कि आपने कहा कि हमारा जो पीटी है वो किस में निहित है? मेंस में। और मेंस में हम कितने नंबर का पढ़ रहे हैं और पीटी में कितना पढ़ रहे हैं? 40 नंबर। इस बार कितने नंबर आए थे 71 में आप लोगों को? वर्क किए हैं? नहीं किए हैं? नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप। कितना क्वेश्चन आया था? तो 60 से 70 नंबर? नहीं, टोटल 45 क्वेश्चन था। ठीक है। अब यहां पर दोनों को जोड़ दीजिए। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो गया? और 50 जोड़िए तो बिहार, अगर बिहार में अधिकारी बनना है, बिहार में क्या बनना है? अधिकारी बनना है तो हिस्ट्री पढ़ना है। सिविल सर्विसेज अगर आपको पास करना है तो सबसे बड़ा पार्ट किसका बन जाता है? हिस्ट्री। हिस्ट्री की एक समस्या है, ये जितना आसान है उतना ही मुश्किल है। आसान इससे में है कि राजा रानी की कहानी है, अब मुश्किल इसलिए है क्योंकि इसमें डेट के साथ लड़ाई है। नहीं, अब सवाल है कि इस लड़ाई का समाधान क्या है और राजा रानी का विकल्प क्या है? विकल्प है डेट को कंसेप्ट में और राजा रानी को तथ्य में बदल दीजिए, क्योंकि राजा आते रहेंगे जाते रहेंगे लेकिन जो तथ्य होगा वो मौजूद होगा। जैसे एक एग्जांपल, अशोक के काल में जो विभाग राजस्व वसूलता था उस विभाग का क्या नाम था? हम वैसे पूछ रहे हैं, आप लोग जवाब मत दीजिएगा। और वो वसूलने वाला अधिकारी कौन था? तो सामान्य रूप में उस अधिकारी को उस समय में क्या कहा जाता था? महामात्य और तीर्थ, दो तरह के अधिकारी थे वहां पर। उसमें एक था जिसका नाम था समाहर्ता। क्या नाम था उसका? समाहर्ता। ये समाहर्ता का पोस्ट कभी खत्म नहीं हुआ, केवल समय चलता गया। जो समाहर्ता अशोक के काल में थी, चंद्रगुप्त के काल में था, मौर्य के काल में था, वो समाहर्ता आज भी है और वो विभाग आज भी है जिसका नाम समाहरणालय है। आज उसे हम
कलेक्ट्रेट कहते हैं और उस पोस्ट का नाम कलेक्टर है। ठीक है। इसी तरह से जब हम मध्यकाल में आते हैं तो वहां पर अमाल गुजार आ गया जिला प्रशासन में, फौजदार आ गया, बितकची आ गई, नाम बदला, काम वही रहा। काम क्या हो गया? वही रहा। वही जब आप आधुनिक काल में आएंगे तो उसी का नाम, चूंकि कलेक्टर को रेवेन्यू कलेक्ट करने के साथ साथ उसको दंडाधिकार का भी अधिकार दे दिया, कार्नवालिस। बात समझ गए? और इस तरह से वो अधिकारी अब हो गया जिला मजिस्ट्रेट। क्या नाम होने लगा उसका? जिला मजिस्ट्रेट। लेकिन आईएएस नहीं कहा जाता था। धीरे धीरे इसको और व्यवस्थित करने की बातें हुई और भारत में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध एक बहुत मजबूत प्रतिक्रिया हुई जिसका नाम था 1857 की क्रांति। उस क्रांति के बाद जो है सो एक समीक्षा बैठक हुई। उस बैठक के रिपोर्ट प्रकाशित हुई और उसमें कहा कि भारत में अंग्रेजी सरकार का ऐसा कोई एजेंट नहीं है, व्यवस्था नहीं है जो जनता की बात को समझ सके। इसीलिए इसी जिला मजिस्ट्रेट को संदर्भ बनाते हुए एक पोस्ट का क्रिएशन किया गया जिसका नाम था इंडियन सिविल सर्विसेज। तो इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट 1861 पारित हुई और उसी के साथ जो है भारत में लोक प्रशासन का, लोक सेवक का एक अलग व्यवस्था बन गई। अब जब ये व्यवस्था भारत स्वतंत्र हुआ तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के नाम से आईएएस के रूप में, एसडीएम के रूप में ये व्यवस्था आ गई। भारत के सब सिस्टम में बदलाव हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक सेमिनार में थे और उनसे पूछा गया कि अगर आपसे पूछा जाए कि आधुनिक भारत में, चूंकि आप तो आधुनिक भारत के शिल्पकार हैं, आधुनिक भारत के शिल्पकार कौन? पंडित नेहरू। क्योंकि पंडित नेहरू को वो भारत मिला था जो अंग्रेजों ने उन्हें दिया था। आज से 70 साल पहले जब भारत को अंग्रेजों ने छोड़ कर गया तो चारों तरफ समस्या ही दी थी। न आईआईटी था, न आईआईएम था, न इंस्टीट्यूशन थी, न दवाखाना था। चारों तरफ विभत्स हत्याएं थी और नरसंहार था। उसको व्यवस्थित करने का काम कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। अशांति में शांति का दूत बनना था और अशांति में शांति को स्थापित करने के लिए पंडित नेहरू ने बहुत सारे प्रयास किए, जिसका परिणाम रहा कि भारत आज एक अपनी अलग छवि दुनिया में बना पाई है। इसके लिए नेहरू जी को देश कभी नहीं भूल पाएगा, क्योंकि जिन परिस्थितियों में उन्होंने भारत को बांधा, शायद वो परिस्थिति सभी लोगों के लिए असंभव हो सकता था। बात समझ गए? चीजें एक ही मिली थी, लेकिन प्रयोग कौन कैसा करता है उस पर निर्भर करता है। इसी भारत की दो टुकड़े हुए थे, एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान। एक जिन्ना को मिला जिससे आज भी जिन निकलता है, एक पंडित जी को मिला जो संपूर्ण देश में शांति और सद्भावना रखती। दोनों एक ही चीज समझ थी, दोनों की परिस्थिति एक थी, लेकिन आज भी जिन्ना का जिन निकलता है और उसके जिन से पूरा लोग त्रस्त हो जाता है। तो ये चीजें, ये होता है सोच कि किसके हाथ में क्या चीजें हैं। तो अब यहाँ पर पंडित नेहरू उस सेमिनार में बोले कि मैं भारत के नए बदलाव में सब कुछ बदल पाया, केवल एक नहीं बदल पाया, वो है भारतीय प्रशासनिक सेवा। भारतीय प्रशासनिक सेवा को एक व्यवस्थित रूप में लाया। तो अब आप बताइए, यहां जो समाहर्ता था, समय के साथ उसका पोस्ट और दायरा बढ़ा, कार्य तो वही रह गई। आज भी रेवेन्यू कलेक्शन में वो देखते हैं, काम देखते हैं, हाँ उनमें सामान्य प्रशासन अधिक आ गया। ठीक है। तो इतिहास जो है वो आसान है तब जब आप उसको सही क्रोनोलॉजी में समझते हैं, और मुश्किल है तब जब उसे केवल आप तथ्य समझते हैं। अगर आपने उसे केवल तथ्य समझ ला तो इतिहास आपको डुबा देगा, फिर आपको परेशान करेगा। तब आप खोजने लगेंगे कि कौन दुर्लभ दुर्लभ खोज
तथ्य खोजें कि गांधी जी किस अधिवेशन में लंगोटी पहने। गांधी जी के हाथ में जो लठ था वो किस जंगल से आया था। बहुत जगह आप ऐसे किताबों में ऐसे फैक्ट देखेंगे, गांधी जी की चश्मा किस कंपनी की थी। बहुत सारे लोग कहेंगे अरे बाप रे वाह, ऐसा ऐसा फैक्ट पूछा है, यही किताब हमारा पार लगाएगा। ये किताब आपको डुबाएगा। बात समझ गए? क्योंकि रिलीवेंट किताबों में ऐसी फैक्ट नहीं रहती। और याद रखिए, अगर अनरिलीवेंट फैक्ट आएगा तो 5%, 5 ठो। अनरिलीवेंट चीजें आपको लाइफ टाइम याद रहता है और रिलीवेंट चीज आप भूल जाते हैं। ये मानवीय मस्तिष्क की दोष है कि किसी का अच्छा किया गया उपकार वो जल्दी भूल जाता है और उसके द्वारा एक दिन किया गया गलती पूरे जीवन भर उसको गांठ बना करके उसको पोसता है, पालता है, बड़ा बनाता है। मौका मिलने पर उसी गांठ का बदला लेने के लिए वो सोचता है। क्या होता है कि नहीं? लेकिन जिस दिन वो उसके किए गए अच्छाई को उसके बगल में बिठा देगा तो उसकी छोटी सी गलती समझ में आएगा कि एक हो सकता है कुछ मूड ऐसा होगा, वो हो गया होगा। क्या गलत कह रहे हैं? समाज में कोई लड़ाई नहीं होगी। इतिहास को आप ऐसे पढ़िए। चलें, अब हमारे लिए दूसरा पार्ट है कि 178 नंबर का इधर है। इधर जब आप जाएंगे तो इधर कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं है जो 2 मिलने के बाद 178 नंबर हो। अच्छा, हम गलती बोल रहे हैं क्या कुछ? 114, 114, 228 प्लस 72 हो गया 300, है ना? हाँ ठीक है। तिवारी जी को बहुत बहुत सहृदय धन्यवाद भूल सुधार करवाने के लिए। मतलब अच्छा खासा पार्ट यहाँ से बनता है और काम करता है। अब हम यहाँ से चलते हैं हम यहाँ मेंस कम क्या ले रहे हैं? 3। ठीक है ना? हम वो टॉपिक निकाल रहे हैं जिससे आज तक प्रश्न अछूता नहीं रहा, न मेंस में न पीटी में। कोई दिक्कत? पहले हम वो सिलेबस लिखाते हैं, पहले हम उस पर काम करेंगे। पहला पूरा मेंस उसको पढ़ा लेंगे, आप फिर आप उसी में से क्या करेंगे? पीटी करेंगे। और हम प्रत्येक दिन आपको मटेरियल देंगे। हम प्रयास करेंगे कि आपको प्रत्येक दिन याद करने के लिए क्या मिल जाए? मटेरियल मिल जाए, जिसको आप याद करेंगे और हमारी तैयारी एकदम मुकम्मल होते जाए। जैसे कि जब होली के बाद जब आप क्लास में आएँ और जब 72वीं एक्सक्लूसिव पीटी एक्सप्रेस आपके पास चले तो आपकी स्पीड बुलेट ट्रेन से भी ज़्यादा रहे। बात समझ गए? क्योंकि होली के बाद पीटी स्टार्ट होगी और वो एक्सक्लूसिव रहेगा, इसलिए उस समय तक हम ये करें और ये टॉपिक हमारा वैसे ही चलेंगे। चलें आगे। तो प्रीटी कम मेंस टॉपिक लिस्ट। ठीक है, उसमें सबसे पहला फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक 1857। 1857 not only the topic of history, it is the part of the Indian history and हमारे नेशनल मूवमेंट का ये एक लाइन है। और यही कारण है कि इस जगह से आप क्या करेंगे? प्रश्न देखेंगे।
अब यहाँ पर प्रत्येक वर्ष मेंस का क्वेश्चन आया है, इस टॉपिक को हमें मेंस में पढ़ना ही पढ़ना है और यहाँ से प्रत्येक साल 1 या 2 क्वेश्चन टीटी में आया है, ठीक है ना। ये वो टॉपिक है जिसको सामान्य रूप में आप अच्छा कह सकते हैं, जहाँ से प्रश्न लगभग आते हैं। और मेंस में कितने क्वेश्चन आए हैं ये हम पहले जब मेंस शुरू करेंगे तो आपको सारा क्वेश्चन बताएंगे कि अभी तक मेंस में 1857 से कितने क्वेश्चन आए, ठीक है, जिससे कि आपका जो क्यूरियोसिटी है और पढ़ने का जो तरीका है वो क्या हो जाए, बढ़े। और दूसरी बात क्या है, आज के टेस्ट में एक चीज़ बताइए, पहले में और अभी में अंतर क्या हो गया, तो अभी शॉर्ट नोट्स है, पहले शॉर्ट नोट्स नहीं था। शॉर्ट नोट्स नहीं था तो फिर बीपीएससी का सिलेबस और छोटा था, समझ गए। लेकिन शॉर्ट नोट्स आ गया तो बीपीएससी का सिलेबस यूपीएससी की तरह हो गया, विस्तार हो गया। इसलिए अब वो क्वेश्चन को डिजाइन करने लगा, टॉपिक वही रहा, कंसेप्ट बदलता गया। अब यहाँ से जब चलेंगे तो दूसरा टॉपिक जो हमारा बनता है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है प्री कम मेंस के लिए, वो आपको है राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास। राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, इसके बाद जब आप देखेंगे तो यहाँ पर जनजातीय आंदोलन, ट्राइबल मूवमेंट्स, ट्राइबल मूवमेंट, ट्राइबल। इसके बाद जब टॉपिक के तरफ आगे बढ़ेंगे तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक टॉपिक है समाज सुधार आंदोलन। समाज सुधार आंदोलन, सोशल मूवमेंट ऑफ सोशल रिफॉर्म। तीसरा किसान आंदोलन,
बिहार संदर्भ में, ये आता ही आता है। बीपीएससी का जब क्वेश्चन बैंक आप देखेंगे तो चंपारण आपको जान नहीं छोड़ेगा, ठीक है। चंपारण क्या नहीं छोड़ना होगा। हाँ, जैसे मैंने आपको कहा ना कि अगर बिहार में अधिकारी बनना है, क्या बनना है, अधिकारी बनना है, तो क्या पढ़ना है, हिस्ट्री, और दूसरा जानना है हिंदी, ये भी जरूरी है। यहाँ आपका एक भी फाइल सरकारी अंग्रेजी में यहाँ नहीं जाता है, उस समय आपको लगेगा एकदम विशुद्ध सरकारी भाषा आप क्या करेंगे, जानने लगेंगे। चलें, तो इसलिए यहाँ आप देखिएगा इस बार ऐसा हुआ है, इस बार तो इंग्लिश मीडियम का बहुत कम रिजल्ट है। मान लीजिए कि अच्छे अच्छे बच्चे को, हमको लगता है सब का कारण बना है, कौन जानते हैं, जो पिछले 2 बार से इंग्लिश मीडियम में हिंदी में लिख रहा था, इंग्लिश में लिख रहा था निबंध, उसको जो है सो मेंस नहीं आ रहा था, इस बार हिंदी में लिखा तो इंटरव्यू दे रहा है। उसके दिमाग में यही चीज़ बैठा हुआ है कि निबंध के कारण ही है, चूँकि निबंध है भी, निबंध में 200-208 नंबर तक आप ला सकते हैं। निबंध अच्छा पेपर है, जीएस बराबर हो सकता है, निबंध ही सिलेक्शन दिलाएगा, रैंक दिलाएगा निबंध, ठीक है। इसीलिए इस अभी का जो क्लास रिशेड्यूल्ड हुआ है, इसमें हम सप्ताह में 2 दिन निबंध का क्लास का शेड्यूल आप लोगों को देंगे, क्योंकि निबंध जो है पढ़ना कम सीखना ज़्यादा है, वो आपको वैसे नहीं होगा क्यों। और निबंध में कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो पढ़ करके जाएंगे वो वही आए, है कि नहीं। बाप मरे अनहरिया में, बेटा का नाम पावर हाउस, ठीक है ना। यही मुहावरा पूछा है बीपीएससी में निबंध में, बाप का नाम लतीफती, बेटा का नाम परोर। तो जो ये सेंस है वही है, समानार्थी मुहावरा है, उसको कहने का केवल ये है। मैंने उसको कहा कि बाप मरे अनहरिया में, बेटा का नाम पावर हाउस, और यहाँ उसका भाव क्या हो गया, बाप का नाम लतीफती या बेटा का नाम, ये आप देखिएगा निबंध पूछा है कि नहीं पूछा है। तो उस तरह से चीज़ों पर अब लगेगा इसको क्या लिखें, कैसे लिखें, किस तरह से, क्या कह रहा है। आगू नाथ न पाछू पगहा, बिना छान के उदय गधा, आपको समझ में नहीं आएगी कि आखिर ये क्या पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है। एक मिनट, इन चीज़ों को देखना पड़ता है। हेलो, हाँ जी, हम, अच्छा,
ये किसान आंदोलन। अब यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे, एक बड़ा सा टॉपिक है, लेकिन प्रश्न हमेशा आता है, वो क्या है? तो गांधीवादी आंदोलन, इसको एक में समेट लीजिए। वैसे ही इसमें 3 आंदोलन है गांधीवादी आंदोलन में, गांधी दर्शन में नहीं। गांधी दर्शन हो गया, फिर मेंस के व्यक्तित्व वाला सवाल, और गांधी आंदोलन जो है ये हो गया कौन सा सवाल, कौन सा? ये हो गया नहीं, वो दर्शन जो है चला जाता है मेंस का पार्ट में, और ये आ जाता है मेंस और पीटी दोनों वाले पार्ट में। आंदोलन का मतलब हो गया गांधी जी का 3 आंदोलन मेन, क्षेत्रीय आंदोलन को छोड़ दिया जाए तो। एक हो गया कौन? असहयोग, सविनय और भारत छोड़ो। बात समझ गए? तो ये तीनों जगह से आपको प्रश्न बनता है, और तीनों प्रश्न को जब आप देखेंगे तो अल्टरनेटिव ईयर में यहाँ से प्रश्न क्या होता रहता है, आता रहता है, बनता रहता है। तो ये इम्पोर्टेंट के हिसाब से ये हमारा सीक्वेंस है। इसके बाद जब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे, तो अब ये चीज़ देखिए, ये चीज़ क्या देखना है अब यहाँ पर, जो आपको सबसे बड़ा चीज़ें हैं जो एक तरह से समझना भी है और जानना भी है, कि इन सभी टॉपिकों का रोल कहीं ना कहीं जितना मेंस में है उतना ही पीटी में भी। अब केवल अगर गांधीवादी आंदोलन से सवाल देखा जाए तो मॉडर्न इंडिया में अगर टोटल अगर 10 क्वेश्चन पूछा जाए तो आप देखेंगे कि 3 से 4 क्वेश्चन अकेले आपको गांधीवादी मूवमेंट से आ जाएगा। ठीक है, 1 से 2 प्रश्न 1857 से आ जाएगी, 1 से 2 प्रश्न आपको समाज सुधार आंदोलन से आ जाएगा। 0+1 मतलब एक भी क्वेश्चन और नहीं भी क्वेश्चन जो होगा वो कहाँ से आएगा? किसान आंदोलन से और जनजातीय आंदोलन। तो इस तरह से ये सेगमेंट हमारे लिए थोड़ा सा क्या हो जाता है, अधिक महत्व का सेगमेंट है, और ये उसको रखता है। अब यहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलें अब बढ़ें। अब जरा सोचिए कि इन सेगमेंट में अगर हम सबको अगर प्रॉपर आगे बढ़ाते चलें करें, तो इसके बाद एक टॉपिक हमारा यहाँ बनता है, अगर हम करना चाहें तो वो बनता है कि जो जिसको SOS में रखेंगे, मतलब वहाँ से वो आएगा भी नहीं भी आएगा, तो वो है आपको अतिवादी राष्ट्रवादी आंदोलन। एक्सट्रीमिस्ट एक्सट्रीमिस्ट नेशनल मूवमेंट, गांधीवादी मूवमेंट, ठीक है। ये 5 ऐसा सेगमेंट है जो आपको जानना चाहिए, और एक जंक्शन है जहाँ SOS है, वहाँ बहुत सारा शॉर्ट नोट्स का चांस बनता है। बात समझ गए? वो है आपको
भारत का विभाजन और स्वदेशी आंदोलन, वो कभी कभी आया है, रेयर आया है वो, उससे प्रश्न जो है क्या आया है, रेयर। लेकिन बंगाल विभाजन से पीटी में 1 से 2 क्वेश्चन रहता है, बात समझ गए। लेकिन मेंस में स्वदेशी मूवमेंट 1 बार पूछा है, कितने बार, 1 बार। तो आप इसको भी एसओएस में रख सकते हैं। एसओएस का मतलब होता है कि साथ में रख लीजिए, काम देगा नहीं भी देगा, साथ में है। सर्कस में हर तरह के तीर रहनी चाहिए, सारा ब्रह्मास्त्र ही तो नहीं चलाएंगे ना हमेशा। अब मान लीजिए कि अगर आम तोड़ना है तो ब्रह्मास्त्र से तोड़ेंगे नहीं, उसके लिए तो नॉर्मल बाण भी निकालेंगे, तोड़ लेंगे। तो ये चीज़ें हैं। इस तरीके से आपको अतिवादी राष्ट्रवादी आंदोलन यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट का एक पार्ट के रूप में आता है, और ये चीज़ें हैं। यहाँ आप लिख सकते हैं बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। सेपरेशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट्स। बात समझे। तो इतना टॉपिक हमें इस रूप में हमें क्या करना है, जानना है और पढ़ना है। किसके लिए, तो मेंस के लिए पढ़ेंगे हम, किसके लिए, लेकिन इसी में हमारी क्या निहित रहेगी, हाँ ये वो टॉपिक है जिसमें ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। और मैं सारे सेगमेंट का ऐसा सेगमेंट निकाल कर आपको दे दूंगा, तो हमारा टॉपिक और पढ़ाई दोनों आसान हो जाएगी, हमारी तैयारी फोकस्ड हो जाएगी, और मेहनत हमारा थोड़ा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हमको बहुत पढ़ना है या हमको अच्छा पढ़ना है। आप जो किसी के माध्यम से पढ़ते हैं वो अच्छा पढ़ने के लिए कि सब कुछ पढ़ने के लिए, अच्छा पढ़ने के लिए। सब कुछ अगर हमको पढ़ना ही है तो किताब ले लेंगे, आप बैठ जाएंगे पूरा प्रस्तावना से लेकर के और लास्ट तक हम पढ़ लेंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, तो पूरे इत्मीनान से उन चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ेंगे और करेंगे। चलें, तो अब हेडिंग दे दीजिए 1857 टॉपिक वाइज चलते हैं। आर्ट एंड कल्चर हम केवल मेंस में रखेंगे। आर्ट एंड कल्चर है, जब आप पूछे तो थोड़ा बता ही दें, जैसे कि आपको थोड़ा समझने में लगेगा। जैसे कि हमारा जो पार्ट है विषय का थोड़ा सा ज्ञान दे दें, ये ज़रूरी है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा जो हिस्ट्री, तो ये हिस्ट्री को आप तीन भाग में इसको आप डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। पहला, अगर मान लीजिए कि हम प्रश्न के अकॉर्डिंग देखें, तैयारी के अकॉर्डिंग देखें, तो ये 2 भाग में, पहला पार्ट मेंस के लिए, दूसरा पार्ट प्री के लिए। मेंस के लिए हमें मॉडर्न इंडिया, मेंस के लिए मॉडर्न इंडिया, मेंस और प्री दोनों यहाँ पर जुड़ जाएगा।
और केवल प्री में जब आप आएंगे तो यहाँ पर एंशिएंट इंडिया और मेडिवल इंडिया, एंशिएंट इंडिया और दूसरा कौन सा इंडिया, मेडिवल इंडिया, ये दोनों किस में घुस जाएगा, तो ये आपको जाते हैं कहाँ पर, ये चीज़ें। अब एंशिएंट इंडिया में भी जब आएंगे आप तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे आर्ट एंड कल्चर, यहाँ एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, ठीक है। इस एंशिएंट इंडिया का जो आर्ट एंड कल्चर है ये आपको मेंस है, ठीक है ना। यहाँ मेंस अधिक आएगा और पीटी क्या होगा, कम आएगा। वैसे पढ़ना है पीटी के लिए, जैसे कि मान लीजिए कि धम शिलालेख आप पूछेंगे, अच्छा सारनाथ का शिलालेख कहाँ है, तो सारनाथ में है, किसके द्वारा है, तो अशोक के द्वारा है, ये पीटी का सवाल आ गया, बात समझ गए। लेकिन मौर्यकालीन स्तंभ स्थापत्य की विशेषता का वो उदाहरण हो गया। हाँ कह सकते हैं उसको, हाँ हाँ है, बिल्कुल है। मतलब जैसे कि बिहार का स्पेशल जो आएगा वो, और नहीं वो अलग कैसे होगा, एक बात ऐसे ध्यान रखिए कि प्राचीन भारत निश्चित तौर पर जितना प्रश्न करेंगे उतना कंसेप्ट क्लियर होगा, इसलिए दिमाग में जो प्रश्न है उसको रखिए तो चीज़ें को आप आसानी से समझेंगे। ये जो प्राचीन इंडिया है ये आपको संपूर्ण भारत का इतिहास है, ठीक है। तो अगर आप बिहार का प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं, बिहार का क्या पढ़ रहे हैं, प्राचीन इतिहास, तो बिहार का जो प्राचीन इतिहास है वो भारत का प्राचीन इतिहास है। यही तो बिहार की सबसे बड़ी चीजें हैं। समझ में आया बात कि नहीं आया, इस लाइन, ये लाइन समझे आप क्या, बिहार स्पेशल में जो प्राचीन बिहार पढ़ेंगे आप, ठीक है ना। मध्यकालीन हम नहीं भी पढ़ सकते हैं, मध्यकालीन भारत मध्यकालीन जो बिहार है वो पूरे भारत का बिहार नहीं है, पूरे भारत का इतिहास नहीं है, लेकिन प्राचीन बिहार का जो इतिहास है वो प्राचीन भारत है। बात समझ गए। हम्म 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 नहीं, बाप रे बाप, सुन लीजिए, जैसे कि हमने जब आर्ट एंड कल्चर कहा, आपने कहा टॉपिक, हाँ, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पेंटिंग है, हम लेते हैं चित्रकला हो गया, और बताइए आप, हैं, हाँ डांस नृत्य वगैरह, ठीक है। तो डांस नृत्य वगैरह जब जाएंगे तो ये पीटी में एक दो सवाल आएगा, ठीक है। और चित्रकला में जब आएंगे तो पटना मधुबनी, बात समझ गए, ये आपके सिलेबस का पार्ट है, ये मेंस में है, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए कि मौर्य आर्ट है, मौर्य आर्ट पढ़ने का मतलब हो गया पूरे इंडिया का आर्ट पढ़ना, लेकिन वो यहाँ जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर मौर्य का वास्तुकला पूछेगा, वो मेंस हो गया केवल, ठीक है। हाँ उससे जो रिलेटेड फैक्ट होगा तो पीटी में भी आ सकती है, लेकिन उसकी मेंस में कंट्रीब्यूशन है। पटना कलम मेंस हो गया, मधुबनी पेंटिंग मेंस हो गई,
ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए कि हम गांधी जी पढ़ेंगे, गांधी जी का अगर दर्शन पढ़ेंगे तो वो मेंस हो गया, केवल मेंस, ठीक है। और गांधी जी का अगर आंदोलन पढ़ लिए तो वो मेंस भी हो गया और पीटी भी हो गया। अगर मान लीजिए हम पंडित जवाहरलाल नेहरू पढ़े तो वो केवल और केवल मेंस हो गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू से स्पेशल प्रश्न पीटी में नहीं आएगा। अगर मान लीजिए हम अंबेडकर पढ़ते हैं तो अंबेडकर कंप्लीटली मेंस हो गए। रविन्द्रनाथ टैगोर कंप्लीटली मेंस हो गए, ठीक है। हम उनको पीटी के संदर्भ में उनकी बातों को जनरली नहीं पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाता। तो इस तरह से हमारा टॉपिक यहाँ ये है। और कुछ, और कहाँ डॉट है, कुछ है डॉट, बताइए बताइए बताइए, कोई दिक्कत नहीं। और कहाँ, देखिए अच्छे से जब आपका विषय वस्तु पता रहेगा, जब मान लीजिए कि आप जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया का अगर पूरा लोकेशन सही से पता है आपको, तो किसी भी परिस्थिति में किसी भी गली से आप निकल जाएंगे। जनरली तैयारी के दौरान लोगों को कि कौन सा विषय वस्तु किस जगह हमको प्रयोग करना है और कहाँ से कितना आते हैं यही पता नहीं रहता। इसके लिए हमारा तैयारी थोड़ा तब बोझिल हो जाता है। और अगर हम तैयारी हमारा स्पष्ट हो जाए तो आपको सिलेबस छोटा लगने लगेगा और रिजल्ट जल्दी होने लगेगा। ठीक, यही चीज़ है। पढ़ना हमें अगर हम पूरी सिलेबस की बात करें, PT2 इंटरव्यू, तो PT2 इंटरव्यू में हमें हिस्ट्री पढ़ना है। PT2 इंटरव्यू में हमें हिस्ट्री क्या करना है, पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। लेकिन अब सवाल होता है कि सेगमेंट वाइज जब हमें देखना है कि अभी हमें मेंस पढ़ना है तो कितना पढ़ना है। अब अगर हमें मान लीजिए PT पढ़ना है तो कौन कौन सेगमेंट को पढ़ना है, ठीक है ना, ये चीज़ें हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई आदमी जनगणना पढ़ता हो, जनसंख्या हम लोग पढ़ते हैं, जनगणना पढ़ते हैं, जनगणना हर साल सवाल पूछता है, तो जनगणना PT के लिए महत्वपूर्ण है। वो वहाँ से सवाल आएगा ही आएगा, चाहे आप SSC का एग्जाम देंगे तब भी या IAS का एग्जाम देंगे तब भी, चाहे वो पूछे जो भी, वो केवल PT में पूछेगा लेकिन पूछेगा जरूर। तो इस तरीके से ये जो मैंने सिलेबस आप लोगों को दिया है, इस सिलेबस को कहते हैं आइडियल सिलेबस। कौन सा सिलेबस, आइडियल सिलेबस। सिलेबस दो तरह से बनता है, दो तरह से होता है। एक सिलेबस होता है जो आयोग देती है, कोई भी आयोग, चाहे UPSC हो BPSC हो, बैठ जाइए, जो आयोग लिख करके जो सिलेबस देती है, एक सिलेबस वो, एक सिलेबस क्या हुआ, वो हुआ जो आयोग देती है। एक सिलेबस वो होता है जो सिलेबस किसका होता है, किसका होता है। एक सिलेबस वो होता है जो वो लिख करके देता है, अपने पाठ्यक्रम में लिखता है, ठीक है, साइट पर लिख दिया कि ये हमारा पाठ्यक्रम है। एक सिलेबस वो देता है जो सिलेबस वो प्रश्न पूछता है। बात समझ गए। अब यहां होता है कि तैयारी करने के दौरान हमें क्या करना होता है, तो हमको एक आइडियल सिलेबस बनाना होता है। वो सिलेबस जो मेन पाठ्यक्रम में क्या है और प्रश्न के पाठ्यक्रम में क्या है, प्रश्न को एनालिसिस करके उस पाठ्यक्रम के आधार पर जब हम अपने टॉपिक को बनाते हैं तो वो सिलेबस हमारा अपना और आइडियल सिलेबस होता है, उसको आदर्श सिलेबस कहते हैं, जो हमें तैयारी में क्या करता है, मदद करता है। ये है हमारी रणनीति, किसी की भी रणनीति। अगर हमें जल्दी सफलता लेना है तो हमें पहले इन चीज़ों पर काम करना है। मैंने आपको कहा था ना कि हमें पेड़ नहीं काटना है कल, पेड़ काटने से पहले किसको तैयार कर लेना है, कुल्हाड़ी को तैयार कर लेना है, जिससे कि पेड़ तो हमें तुरंत कट जाएंगे। इसलिए हमको समय पर नहीं ध्यान देना है, हमको किस पर ध्यान देना है, हमको अपने कुल्हाड़ी पर ध्यान देना है और वो पेड़ कट जाएगी। तो इस तरीके से ये बात करना है, इस तरीके से इन चीज़ों को समझना है और ऐसे करना है, ठीक। जैसे मधुबनी पेंटिंग जब हम पढ़ने लगेंगे तो हम पढ़ेंगे मेंस के प्रॉपर से पढ़ेंगे, उसको वहाँ ध्यान रखेंगे। फिर सवाल होगा कि सर अगर PT में ये सवाल आए तो फिर आपको दिमाग रखना होगा, जैसे PT में अगर मधुबनी पेंटिंग आएगा तो क्या आएगा,
जरा सोचिए, अगर पीटी में मधुबनी पेंटिंग आएगा या मंजूखा पेंटिंग आ गई या कोई और पेंटिंग आ गया, वैसे कोई और पेंटिंग नहीं है आपके सिलेबस में, मधुबनी स्पष्ट से रूखा भी नहीं है, अभी तक मधुबनी केवल एक बार पूछा है। लेकिन अगर पीटी में मधुबनी आएगा तो क्या आएगा, दिमाग लगाइए, सोचिए, तैयारी कर रहे हैं ना तो सीखेंगे ना प्रश्न पढ़ना, तो क्या आएगा? है नहीं, मधुबनी पेंटिंग अगर मान लीजिए पीटी में आ रहा है तो इसका मतलब है कि मधुबनी पेंटिंग में कोई नई खोज हुई है या सरकार ने कोई नया काम किया है। बात समझ गए? अगर नई पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग में कोई नई चीजें आई तो हमको उसको पढ़ना है, और अगर मधुबनी पेंटिंग को लेकर के कोई उपहार मिला तो हमको उसको ध्यान में रखना है। ये दोनों चीज करेंट हो गया या मधुबनी पेंटिंग के इतिहास का पार्ट हो गया। यूपीएससी यही काम करती है। यूपीएससी जब आर्ट एंड कल्चर से सवाल पूछती है या किसी टॉपिक से सवाल करती है, तो अगर वो गंधार शैली पूछ रहा है, आप समझ जाइए कि गंधार शैली पर कोई न कोई देश में कोई ऐसा इंफॉर्मेशन आया है। अगर वो मीनाक्षी मंदिर किस शैली में बना है अगर वो पूछ रहा है, तो इसका मतलब है कि मीनाक्षी मंदिर पर यूनेस्को का या भारत सरकार का या किन्हीं का कोई रिपोर्ट आई है। ठीक है, तो ये टॉपिक तो है हिस्ट्री का मीनाक्षी मंदिर, लेकिन आज तो रिलीवेंट है कि नहीं है? तो आज के संदर्भ में रिलीवेंट जो है यही है करेंट। कोई दिक्कत? अगर मान लीजिए कि हमें पूछ दे कि मौर्य अशोक पीटी में अगर आ जाए कि अशोक के शिलालेखों की मूल विशेषता क्या है, पीटी आ गई, ठीक है ना। अभी आप देखेंगे कि अगर अब शिलालेख की विशेषता क्या है, तो ये तो हम पढ़े हुए हैं। अच्छा, मेंस में पीटी में आ गए, तो हो सकता है कि उस समय में कोई यक्ष यक्षिणी या कोई मिला हो, जैसे अभी हाल फिलहाल में एक यक्षिणी मिली है जिसको म्यूजियम में रखा है और उसके बारे में इंटरव्यू में पूछा जा रहा है, अच्छा उस यक्षिणी का खोज कौन किया था? क्योंकि अब वो पेपर में है, किताब में नहीं आया है, तो वो गुलाम सरवर है। बात समझ गए? तो ये चीज हो गया तिवारी जी, मतलब रिलीवेंट, समझ गए? यही अंतर होता है यहाँ पर। और कुछ बताइए? नहीं, कुछ है डॉट? क्या है बताइए ना, डॉट अब जब बताएंगे नहीं तब कहाँ से क्लियर होगा। आज पहले इसी पर क्लियर कर लेंगे ना, तब ना टॉपिक शुरू करेंगे। बताइए और कहाँ मन में जा रहा है? नहीं, ठीक नहीं है। कहा जाता है कि हर सच और झूठ का निगहबान है आंखें। बताइए, आपके मन में है, आप सोच रहे हैं कैसे पूछें, क्या है कि नहीं? नहीं नहीं, बताइए ना, नहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई सवाल इन्हीं को इनके सवाल से डिस्टर्ब हो रहा है, इन्हीं को नहीं, बताइए। शिवानी जी खड़ा हो जाइए, बताइए। नहीं तो अब तो आप डिप्लोमेटिक जवाब दे दिए। हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, मेरे मन में प्रश्न आता है लेकिन प्रश्न का उत्तर के जवाब में सुनते सुनते वो प्रश्न भूल जाते हैं, लेकिन दिमाग वो रहता है कि कुछ तो हम सोच रहे थे, है कि नहीं? आएगा तो पूछ लीजिएगा। बात समझ में आ गया? आपका जो भारत का, बिहार का प्राचीन इतिहास है, ये गर्व करने की बातें हैं क्योंकि वो भारत का इतिहास है। मौर्य केवल और केवल आप प्राचीन में जब पढ़ेंगे तो केवल भारत बिहार में ही नहीं पढ़ेंगे, उसका प्रभाव पूरे भारत पर होगा, उसका साम्राज्य पूरे भारत में था। हाँ, अगर अब बिहार स्पेशल के संदर्भ में पढ़ेंगे तो हो सकता है कि यहाँ पर जो कुछ थोड़ा इन डिटेल हो जाएगा, प्राचीन इतिहास यहाँ थोड़ा क्या हो जाएगी, अब इन डिटेल हो जाएगी कि अच्छा वैशाली को कौन बसाया, अंग को कौन बसाया, कौन युद्ध किया, अच्छा आम्रपाली कहाँ थी, जनक राज्य कहाँ था, ज्ञात्रिक गणराज्य कहाँ थे, पुशावर कहाँ था, ये चीज़ें हो जाएगी। विक्रमशिला था तो कहाँ था, नालंदा था तो कहाँ था, ओदंतपुरी कहाँ था, कुकरी बिहार कहाँ था, कुसुमपुर बिहार कहाँ थे, तो ये सारी चीज़ें हैं, है कि नहीं?
आप देखेंगे कि मध्य प्राचीन भारत में बिंबिसार के समय के सबसे प्राचीन जो है सो एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम है तेलहर विश्वविद्यालय, जो तेलहरा अभी भी है नालंदा में, तो वो विश्वविद्यालय था वहाँ, तेलहर विश्वविद्यालय। ये चंद्रगुप्त के काल की विश्वविद्यालय थी। तो इस तरह से जो है भारत, अब आप जब पढ़ेंगे तो यहाँ यूनिक हो गया। अब वही जब इंडिया के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो वहाँ सीधा आएगा, अच्छा नालंदा महाविहार या विक्रमशिला महाविहार, क्योंकि ये पूरे नेशनल फेम पर है और ये छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन है। 1857 की क्रांति पढ़ेंगे तो भारत के संदर्भ में जब जाएंगे बाबू वीर कुंवर सिंह के अलावा कोई नहीं देखेंगे, लेकिन जब बिहार के संदर्भ में आएंगे तो वहाँ पर आपको पीर अली को भी देखना होगा, यूसुफ खां को भी देखना होगा, है कि नहीं, दानापुर से प्रारंभ हुआ इसको भी देखना होगा। ठीक, तो ये हो गया। अगर मान लीजिए किसान आंदोलन हम देखते हैं नेशनल मूवमेंट के आधार पर, तो शाहजानंद सरस्वती से प्रारंभ करते हैं, लेते हैं, पढ़ते हैं, जाते हैं। लेकिन जब हम बिहार के संदर्भ में देखने लगते हैं तो फिर हम यहाँ पर राजकुमार शुक्ला जी को भी देखते हैं, है कि नहीं, पीर मोहम्मद मुनीस को भी देखते हैं, नहीं ऐसे लोगों को देखते हैं। तो ये हमारा हो जाता है स्पेशल। जब हम प्राचीन इतिहास में जब जाते हैं तो हम यहाँ पर सीधा मौर्य से शुरू करते हैं भारत में, और जब बिहार के संदर्भ में आ जाते हैं तो हम महाराजा हरि सिंह की भी बात करते हैं और शिव सिंह की भी बात करते हैं, है कि नहीं। महाराजा शिव सिंह के दरबार में विद्यापति थे, ठीक है ना। फिर उस स्थिति में चलते चलते दरभंगा महाराज को भी देख लेते हैं। वैसे जब भारत में पढ़ते हैं प्राचीन तो हम दरभंगा महाराज नहीं आते हैं। दरभंगा महाराज हमें मॉडर्न इंडिया में आकर के केवल एक जगह मिलते हैं, जब 1836 में लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना होती है। तो लैंड होल्डर सोसाइटी की जब स्थापना होती है, ये जमींदारों का एसोसिएशन है, तो दरभंगा महाराज सबसे बड़े जमींदार थे जिसके वो अध्यक्ष थे। लैंड होल्डर सोसाइटी के अध्यक्ष थे कौन? द्वारकानाथ टैगोर, और बाद में फिर तो ये सब चीजें थी उसमें, ये सब शामिल थे। तो इस तरह से यहाँ पर जो संस्था है, संगठन है, ये आपको ऐसे बनता है। चलें, अब बिहार में जब आते हैं तो हथुआ राज भी देखते हैं और बेतिया राज भी देखते हैं, दरभंगा राज भी देखते हैं। ये सब नाम सुने हैं कि नहीं सुने हैं? तो ये चीजें, चलें आगे। अब आइए, अठारह सौ ठीक है। अब यहाँ देखिए, पहले इस क्वेश्चन को फिर हम टॉपिक को आपकी सुविधा के लिए हम फिर फॉर्मेट कर रहे हैं। इसमें जब हम लोग शॉर्ट नोट्स देखेंगे, ये बहुत ज़रूरी है आज पढ़ने में। जितना छोटा शॉर्ट, जितना छोटा बिंदु, उतना आपके पास प्रभाव। अगर हम शॉर्ट नोट्स में देखेंगे तो शॉर्ट नोट्स में 1857 का स्वरूप, पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड, ये हो गया नेचर, रीजन या कॉज, प्रभाव, इम्पैक्ट,
और महत्व, इम्पोर्टेंट, ये 6-7 कारण जो है ये आपको है। अब यहां देखिए इस क्वेश्चन का नेचर आपको क्या नजर आएगा। ठीक, अब आइए, ये आपको परंपरागत है या गैर परंपरागत है? ये परंपरागत है, ये ट्रेडिशनल है। इसमें आपको लगेगा अच्छा ये तो कारण है, निवारण है, वगैरह वगैरह है। लेकिन जब इसी का आप इसमें आ जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन में, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन में, इस लॉन्ग क्वेश्चन में जब तक आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन में आकर के आपको व्यवहारिक प्रश्न पूछेगा। कौन सा प्रश्न? व्यवहारिक प्रश्न। व्यवहारिक प्रश्न कैसे? तो जैसे कि 1857 की क्रांति, न तो प्रथम, न राष्ट्रीय, और न स्वतंत्रता आंदोलन था। ठीक है, अब ये ऐसे आ गया, ये हो गया हमारा फुल क्वेश्चन। ये व्यवहारिक प्रश्न है। ये प्रश्न पूरे टॉपिक आप पढ़ लेंगे, लेकिन अगर इन चीज़ों को कोई समझाएगा नहीं तो आप नहीं समझेंगे। क्योंकि आप जब 1857 का कोई भी किताब पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कारण, परिणाम, प्रभाव, इम्पोर्टेंस मिलेगा। किताब में मिलेगा क्या? किताब में मिलेगी ये पार्ट। ठीक है, किताब में ये पार्ट नहीं मिलेगा। किताब में ये पार्ट नहीं मिलेगी। अब इस तरह से जब हमारा प्रश्न आ जाएगा तो इस प्रश्न को हमें कंसेप्ट के आधार पर उस फैक्ट से मूल्यांकन करना है, इसको प्रूफ करना है हमें। ठीक है, पहला समझना है, प्रूफ करना है। तो एक नेचर प्रश्न का यहाँ लॉन्ग में ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन लॉन्ग में जो बनता है उसका नेचर ये होता है। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा लॉन्ग में बनता है उसमें होता है कि अब व्यक्ति के संदर्भ में, जैसे कि 1857 की क्रांति में क्षेत्र का योगदान। जैसे कि मान लीजिए कि आप बिहार के संदर्भ में पढ़ेंगे तो यहाँ दे देगा बिहार का योगदान। कोई आदमी एमपी के संदर्भ में पढ़ेगा, अगर एमपी पीसीएस में जाएंगे तो वहाँ हो जाएगा मध्य प्रदेश का योगदान। अगर मान लीजिए झारखंड में जाएंगे तो 1857 की क्रांति में झारखंड का योगदान। तो इसको कहते हैं क्षेत्र का योगदान। मतलब वो रीजनल में जाकर के चूँकि 1857 तो पूरे देश में हुई थी, तो एक आपको वो पूछ देगा किस चीज़ में, 1857 की क्रांति में बिहार का योगदान। आप चूंकि बिहार की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार के योगदान, कोई दिक्कत। जो आदमी मान लीजिए राजस्थान की तैयारी कर रहा है तो वो वहाँ देखेगा कि अच्छा यहाँ पर में भी क्या 1857 का प्रभाव पड़ा, तो हाँ पड़ा। अच्छा यहाँ पर कौन क्षेत्रीय लीडर थे भाई? जैसे हम लोग अगर जब पढ़ते हैं तो पीर अली को या इन लोगों को तो कहते हैं ना कि अच्छा बिहार में 1857 की क्रांति को इन्होंने क्या किया, शुरू किया, प्रारंभ करी, योगदान दिया। तो एक हो गया क्षेत्र के संदर्भ में, 1857 को किस क्षेत्र में एक पढ़ना है, क्षेत्र के संदर्भ में। और क्षेत्र के संदर्भ में जब हम पढ़ेंगे तो किसको पढ़ेंगे, बिहार को।
और ठीक उसी तरह से 1857 की क्रांति में व्यक्ति का योगदान, क्योंकि व्यक्ति से क्षेत्र या क्षेत्र से व्यक्ति, किसी भी क्षेत्र का महत्व तो व्यक्ति से होता है। मान लीजिए चंद्रमा बहुत सुंदर है ही, उस पर कोई व्यक्ति नहीं है, तो हम थोड़ी कहते हैं कि वहां पर फलाना का राज्य है। तो इस तरह से जब यहाँ व्यक्ति के रूप में आ जाते हैं, तो इसी में बाबू आ जाएंगे अपना। बिहार में कौन आ जाएंगे? बाबू, कुंवर सिंह। पटना आ जाएंगे तो पीर अली। यूपी में आ जाएंगे तो वहाँ झांसी है, तो वहाँ रानी आ जाएंगे। उसके बाद जो है सो हजरत महल आ जाएंगे। उसके बाद नाना साहब आ जाएंगे, क्योंकि वो केंद्र रहा था 1857 के, तो इसलिए वहाँ पर कई व्यक्ति थे। बिहार में भी कई व्यक्ति थे, लेकिन बिहार के एक ही व्यक्ति थे जो बिहार को 1857 में राष्ट्रीय रूप देने का काम किए, वो थे आपको बाबू वीर कुंवर सिंह। बात समझ गए? तो इस तरह से जो है सो आपको इस आंदोलन को ऐसे पढ़ना है, और ये जैसे ही हम मेंस में तैयार करेंगे तो सोचिए हमारा कितना फायदा हो जाएगा। हम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और फिर हम लिखना शुरू करेंगे। इसलिए प्रत्येक प्रश्नों पर थोड़ा थोड़ा आपको बताएंगे और बाकी सब लिखा देंगे, ठीक है, जिससे कि आप एकदम उसको क्या कर लें, तैयार करके अभी से फटाफट वहाँ रहना है। तिवारी जी, कोई सवाल? समझ गए इस चीज़ों को? तो ये हमारा 1857 है। कल जो है सो हम इसको तैयार करेंगे हम लोग। कोई दिक्कत तो नहीं? तो फिर हम लोग कल मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।